मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। और अपन जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे राजनीतिक विज्ञान में, उस राजनीतिक विज्ञान में अपन ने संघीय कार्यपालिका जो सरकार के 3 अंग थे, उस संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पढ़ रहे थे। उसमें हमें पहला पॉइंट लिया था कार्यपालिका। कार्यपालिका में अपन ने चर्चा कर ली है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, और आज जो टॉपिक लेंगे वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। बेसिकली प्रधानमंत्री देश का एक प्रधान है और मंत्री परिषद उसकी काउंसिल है जो उसके अपने कार्य में क्या देती है, सहायता देती है। कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं जो आर्टिकल्स के माध्यम से, उनका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अनुच्छेद की मैं बात करूँ जहाँ पर इनका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद है वो 74 है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कह रखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत एक संशोधन किया गया 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय। उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है जो मिलकर जो आपको राष्ट्रपति को जो सहायता देगी, वो राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, वो बाध्यकारी होगी। जो सलाह होगी वो क्या होगी, बाध्यकारी होगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा सा बदलाव किया गया और 1978 में कहा गया कि जो सलाह देगी उस सलाह को राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है उस सलाह को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। इसका मतलब है ये आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का एक टॉपिक था जिसमें अपन ने देखा कि केवल अनुच्छेद 1 है 74, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया है जो प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो सहायता सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। फिर 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो सहायता और सलाह के लिए जो आपने एडवाइजरी दी है उसको एक बार राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। तो ये इन बातों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। एक अनुच्छेद यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ तो अनुच्छेद जो बनता है वो है आपका 75। इसमें किस बात का उल्लेख है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री किस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करेगा पीएम की, वो बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा, बहुमत दल के नेता की क्या करेगा, बहुमत दल के नेता की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो बहुमत दल का क्या रखता हो, नेता रखता हो। अच्छा, बहुमत दल का मतलब क्या है, हमें ये भी ध्यान रखना है। बहुमत दल का नेता मतलब है यहाँ पर जो आपकी लोकसभा है, जो चुनाव होते हैं लोकसभा, इस लोकसभा में जो सीटें हैं उनमें से, यानी वर्तमान में जो 545 सीटें हैं, 2 निर्वाचित हैं, तो
मनोनीत हैं, बाकी निर्वाचित सदस्य हैं। तो इसका मतलब है 243 सदस्यों में से इनमें से बहुमत दल का मतलब है 272 सीटें जिस व्यक्ति को प्राप्त होंगी, इसमें से ये है कि जिन व्यक्तियों को 272 सीटें प्राप्त होंगी वो व्यक्ति क्या करेगा, बहुमत दल का नेता होता है। जिस पार्टी को 272 से प्लस में सीटें प्राप्त होती हैं वो बहुमत दल कहलाता है। अब बहुमत दल के लिए पार्टियों के अनुसार क्या है, जैसे पार्टियां हैं उन पार्टियों के अनुसार जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जैसे भाजपा को क्या मिलता है, बहुमत मिलता है, या फिर गठबंधन करके भी गठबंधन करके भी क्या बना सकते हैं, अपनी पार्टी की या अपना पीएम नियुक्त करवा सकते हैं। इसका मतलब चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, कोई सा भी ऐसा गठबंधन जोड़ तोड़ के क्या कर सकता है, अपना दल में बहुमत सिद्ध करके क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करवा सकता है। अमूमन ये है। अच्छा, कभी कभी ऐसी स्थिति है प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है जो क्या नहीं हो, और बहुमत हमेशा कितने दिन में पारित करना होगा, इसका मतलब है 1 महीने में बहुमत क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। ये भी अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। 1 महीने के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, बहुमत स्पष्ट करना पड़ता है। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर, इसका दूसरी बात ये है कि 1 महीने में जो स्पष्ट बहुमत करेगा उसके बाद ये कह दिया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बना है लेकिन अगर मान लो किसी संसद का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी सदन का सदस्य नहीं है, तब उस व्यक्ति को जिसको नियुक्त किया गया है उसे कितने महीने में, उसे 6 महीने में किसी न किसी सदन की क्या लेनी पड़ेगी, उसको सीट प्राप्त करनी पड़ेगी, उसकी सदस्यता लेनी होगी। इसका मतलब ऐसी स्थिति है कि अमूमन जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं वो किसी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। इस बात का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर। तो ये 2 अनुच्छेद हैं जिन पे अपन ने चर्चा की। अनुच्छेद 76 में तो कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जो बहुमत रखेगा जिस दल में उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। बहुमत से मैंने तात्पर्य बता दिया कि लोकसभा में जो 272 सीटें प्राप्त करेगा वो बहुमत दल का नेता होगा, और बहुमत हमेशा 1 महीने में सिद्ध करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति जिसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है या मंत्री बना है तो उसे 6 महीने में किसी सदन की क्या लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, उसको सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 1 आगे मैं बात करूं यहाँ पर आर्टिकल 76, तो उसमें उल्लेख है महान्यायवादी का, एटॉर्नी जनरल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा अपन करेंगे थोड़ा टाइम लेके। तो महान्यायवादी या एटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। हालांकि एटॉर्नी जनरल की मैं बात करूं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये एक विधि अधिकारी है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। इसको क्या बोलते हैं, विधि अधिकारी कहा जाता है। ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। इसे शपथ की बात करूं तो शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये त्यागपत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है सरकार का ये एक ऐसा अधिकारी है जो सरकार के पक्ष में भारत सरकार की तरफ से ये क्या करता है, कार्य करता है, और राष्ट्रपति को कानूनी क्या देता है, सहायता भी देता है। ऐसे ही राज्य में होता है उसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर स्वतंत्र, अनुच्छेद 77 की बात करूं तो स्वतंत्र में जो आपकी कार्यपालिका की हैं शक्तियाँ, उनका विस्तार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद आर्टिकल है, आर्टिकल 77 की बात करूं तो उसमें सरकार की क्या है, कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका शक्तियों का क्या है, उल्लेख है, शक्तियों का उल्लेख है या उनका विस्तार करने की चर्चा की गई है, ये भी ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद है आपका जो 78 है, तो आर्टिकल 78 में किस बात का उल्लेख है, उसमें कहा गया है कि पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख है, पीएम के कर्तव्यों या
कार्यों का क्या है, उल्लेख किया है, उनके दायित्वों का उल्लेख किया गया है। यानी प्रधानमंत्री के जो कार्य और दायित्व उत्तरदायित्व हैं उनका उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 78 में किया गया है। सीधा सीधा स्पष्ट रूप से है। बाकी अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित और नहीं है, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। बाकी ये अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद अपन ने 74 पढ़ा, 75 पढ़ा, 76 पढ़ा, 77 पढ़ा और 78 पढ़ा है। इसका मतलब 74 से लेकर 78 अनुच्छेद हैं वो प्रधानमंत्री से क्या है, संबंधित है। एक बात अपन को ये भी ध्यान रखनी है, एक चक्कर बना के अपन देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कैसे बनी हुई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये एक चक्कर दिया गया है। ये आपका मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पीएम है, ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री है। इस प्रधानमंत्री के कार्यों की सहायता और सलाह देने के लिए क्या बनी हुई है, एक मंत्री परिषद बनी हुई है। लेकिन उसके भाग कैसे हैं, इस प्रकार से हैं। ये चारों तरफ क्या हैं, उसके मंत्री परिषद है। ये आपका प्रधानमंत्री हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये वाले व्यक्ति हैं, वो आपके कौन से स्तर के मंत्री हैं, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरे में यह बात करूं तो ये वाले जो मंत्री हैं, ये वाले मंत्री हैं वो आपके राज्य मंत्री हैं। वो कौन से मंत्री हैं, राज्य मंत्री। और ये वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके कौन से हैं, वो आपके उप मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, उप मंत्री हैं। इसका मतलब है ये सभी क्या हैं, मंत्रियों के स्तर हैं। ये मंत्री हैं, ए प्रकार का मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री होते हैं, नंबर बी राज्य मंत्री होते हैं, नंबर सी उप मंत्री भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां रखते हैं वो कौन रखते हैं, वो कैबिनेट स्तर के क्या हैं, मंत्री ही रखते हैं। अपन को ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को मिला दूं, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को मिला दूं, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित, तो ये आपकी क्या बनती है, ये आपकी मंत्री परिषद बनती है। ये भी ध्यान रखना है। ये आपकी क्या बनती है, टोटल मंत्री परिषद बनती है। जबकि कैबिनेट मंत्रियों को अपन मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। किसको, केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तथा इसके साथ खुद प्रधानमंत्री शामिल होता है तो उसको क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। अच्छा, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या की बात करूं तो एक संविधान संशोधन हुआ, 91वें संविधान संशोधन, उसके तहत मंत्री परिषद की सदस्य संख्या किसकी सभा से, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी, ये उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की संख्या के 15% होगी। कहने का मतलब है यहाँ पर जो 545 हैं उनका 15% निकालते हैं तो लगभग 82 मंत्री आपके आते हैं। उन 82 मंत्रियों में से 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस प्रकार से ये उनको अलग अलग विभागे बांटे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको अच्छे अच्छे विभाग दिए जाते हैं। राज्य स्तर के मंत्री, और इसमें 2 प्रकार के हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक केवल राज्य मंत्री। और जो नया युवक बन के जाता है, जो कम अनुभवी होता है, उसको उप मंत्री बनाया जाता है। तो ऐसे आपका क्या बना हुआ है, चक्कर बना हुआ है। दूसरी बात करूं, जो मंत्री परिषद है, ये जो आपके मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो 2 प्रकार से है। ये मंत्री सामूहिक रूप से, जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रधानमंत्री के साथ, यानी यहाँ पर शब्द आता है, प्रश्न आता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो आपका आंसर आता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, या फिर अपन कह सकते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। जबकि अगर प्रश्न आ जाए मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका आंसर क्या देना चाहिए, हमें आंसर देना चाहिए, राइट आंसर राष्ट्रपति देना चाहिए। इसका मतलब है, यह भी उल्लेख अनुच्छेद 75 में ही है
कि यहाँ पर मंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा या संसद के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायित्व रहती है। मतलब उसके प्रति उत्तरदायित्व बनी हुई रहती है, तब तक है जब तक उसका उत्तरदायित्व कायम बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति है जो अपने यहाँ पर क्या है, चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री जो बन गया उस पीएम के पास क्या क्या शक्तियां हैं, और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री अपना एक क्या रखता है, एक अपना सचिव रहता है, सेक्रेटरी। वो इस मंत्री परिषद का क्या नहीं होता, अलग से क्या होता है, इस मंत्री परिषद के अलावा क्या होता है, पीएम का क्या होता है, एक सचिव भी होता है, पीएम का सचिव भी होता है। इसका मतलब है पीएम के सचिव भी अलग से पद है, तो ये ध्यान रखना है अपन को, सचिव होता है। ये तो चर्चा हुई यहाँ पर। अब मैं बात करूँ कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो देखो अपन ने चर्चा की यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सबके क्या है, बीच में बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये संपूर्ण क्या बनी हुई है, उसके आस चारों ओर मंत्री परिषद बनी हुई है। मंत्रियों कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री भी होते हैं। ये अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 91वें संविधान संशोधन से 15% क्या की गई है, निश्चित की गई है। ये भी ध्यान रखना है ये। और आगे बात करूं कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से तो होती है राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस मंत्री परिषद से अलग व्यक्ति होता है पीएम का सचिव। प्रधानमंत्री तो मंत्री परिषद का क्या रहता है, सदस्य रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री का सचिव उस मंत्री परिषद का क्या नहीं रहता, सदस्य नहीं रहता है। अपन को क्या करना है, इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं प्रधानमंत्री की शक्ति व उसके कार्य या अधिकार पीएम की, तो इसका मतलब है, पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री है वो क्या कार्य करता है। पहली बात तो है समकक्षों में प्रथम, इसका मतलब है कि इन जो व्यक्ति हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, उन सभी में सबसे क्या है, प्रमुख है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है वो सदन का नेता, क्या होता है, सदन का नेता, या कह सकते हैं बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ही क्या है, सबसे अधिक कार्यकर्ता होता है। और वैसे अपन ने कार्यपालिका में दो भाग पढ़े थे, एक तो वास्तविक कार्यपालिका, एक नाममात्र की। तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। शासन का वास्तविक शक्ति दाता है, वास्तविक कह सकते हैं, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने वाला, वास्तविक रूप में शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, वो आपका पीएम ही है। ये अपन को ध्यान रखना है। और कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य है। किसके बीच, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य क्या है, एक कड़ी का क्या करता है, कड़ी का कार्य करता है। इसका मतलब है यहाँ पर कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य कौन करता है, वो प्रधानमंत्री ही करता है। ये अपन को क्या करना है, पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसका मतलब है सारे देश में अगर सारी योजनाओं की बात करूं तो योजनाएं किसके नाम से होती हैं, वो पीएम के नाम से ही होती हैं। तो योजनाओं का क्या करता है, संचालन करता है। सभी प्रकार की योजनाएं चलती हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से ही संचालित की जाती हैं। एक बात करूं यहाँ पर, एक बात और मैं बात करूं तो यहाँ पर योजना आयोग एक नाम था पहले, उसका वर्तमान में नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग का क्या है,
प्रमुख होता है। कौन? पीएम ही। इसका मतलब है यहाँ पर योजना आयोग, नीति आयोग, जो नीति आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से पड़ा है, उस सब का क्या है, ये क्या है, प्रमुख होता है। एक आपको और बता दूं, एक एनडीसी और है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी क्या है, वो प्रमुख है। तो कौन? पीएम। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, इन सभी चीज़ों का क्या है, या क्षेत्रीय परिषद है, उनका भी योगदान रहता है। तो लगभग है, और आपातकाल संकट काल के समय भी इसका ध्यान रखना है। तो सभी प्रकार की कह सकते हैं कि सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रधानमंत्री में नहीं थे, और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के नाम से क्या होते हैं, सभी प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं। ये अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर पीएम ने अपना त्यागपत्र दे दिया, पीएम ने क्या दिया, अगर त्यागपत्र दे दिया, तो सारी मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका मतलब है पीएम का त्यागपत्र का मतलब है संपूर्ण मंत्री परिषद का क्या होना, यहाँ पर समाप्त होना। इसका मतलब है प्रधानमंत्री को बना रहना चाहिए। सभी मंत्री क्या हैं, इसके प्रति ही उत्तरदायी रहते हैं। और सभी विदेश नीतियों का संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्र का नेता है, इसलिए वो सभी नीतियां और संपूर्ण समझौते विदेश में करते हैं। उन सभी समझौतों को करने वाला कौन है, वो आपका भारत का प्रधानमंत्री ही करके आता है। हालांकि वो करके राष्ट्रपति के नाम से आता है, लेकिन वो करके आता है, यही होता है। ये अपन ने पढ़ी, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों में प्रधानमंत्री सबके समकक्षों में प्रथम होता है। वो सदन का नेता होता है, वो बहुमत दल का नेता भी होता है, इसलिए नेतृत्व करता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी का कार्य करने का कार्य भी कौन करता है, यही करता है। सभी योजनाओं का संचालन भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग, नीति आयोग का प्रमुख भी होता है, और एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का संचालन भी इसी के द्वारा किया जाता है। और वैदेशिक कार्य संपन्न हैं, वो भी किसके नाम से किए जाते हैं, वो भी किसके नाम से किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के नाम से ही किए जाते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा कि सबसे पहले कौन बना था प्रधानमंत्री, यानी लगभग सभी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके एक अपन को क्या बनानी है, सारणी बनानी है। पीएम कौन कौन बने हैं। सबसे पहले व्यक्ति बना था, तो उस व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने, 1947 से लेके 1964 तक, 27 मई 1964 तक क्या बने, वो भारत के क्या बने, प्रथम पीएम बने। क्या बने, फर्स्ट पीएम बने। ये अपन को ध्यान रखना है। फर्स्ट पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना है। विदेश नीति का भी इन्होंने क्या किया है, संचालन किया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा। जब 27 मई 1964 को मृत्यु हुई, तो उनकी जगह कौन बन गया, जीएल नंदा। जीएल नंदा, इसका मतलब है गुलजार लाल नंदा 1964 से लेके, ठीक है, पहली बार तो ये बने, वो कार्यवाहक रूप से बने थे, ठीक है, कार्यवाहक रूप में बनेंगे तो 64 में रहे ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, कार्यवाहक लिख सकते हैं, ये कैसे पीएम थे, कार्यवाहक पीएम। फिर चुनाव हुए और एलबीएस का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बन गए, पीएम बने। तो 1964 से लेके 66 तक रहे। बाद में एक समझौता हुआ, वो है ताशकंद समझौता हुआ। इसी के समय भारत पाक युद्ध हुआ। इसके समय ये कार्य संपन्न हुए। बाद में इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर से किसको मौका मिल गया प्रधानमंत्री बनने का, वो वापस कौन बन गए, गुलजार लाल नंदा बने। जीएल नंदा, गुलजार लाल नंदा को फिर बनाया गया, और वो भी 1966 में। लेकिन ये फिर से क्या बन गए, कार्यवाहक क्या बने,
पीएम बने। उसके बाद एक प्रथम महिला पीएम बनी, वो कौन थी? वो थी आपकी इंदिरा गांधी। सबसे आयरन लेडी के नाम से प्रमुख जाने वाली, छात्राओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1966 से लेकर 77 तक ये प्रथम फर्स्ट पीएम महिला है, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका। अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए इन्होंने, ये भी अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद है वो बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने, ये भी ध्यान रखना है। फिर 7 नंबर पे बने, वो आपके क्रम से बने, उस व्यक्ति का नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये पीएम बने। उसके बाद वापस ध्यान रखना है, वापस कौन आ जाएगी? वापस इंदिरा गांधी आएगी। इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनेगी। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बनेंगे। और उसके बाद जो पीएम बनेंगे, यानी यहाँ पर अस्थिरता का दौर था। अस्थिरता के दौर में वीपी सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और 11वें नंबर पे जो बना वो है चंद्रशेखर। और उसके बाद जो पीएम बने वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद जो पीएम बने, देखो कार्यकाल ध्यान रखना है, वो है अटल जी बने। इनका कार्यकाल भी बड़ा अद्भुत रहा है। उसके बाद जो पीएम बने वो है एचडी देवगौड़ा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो पीएम बने 15वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो पीएम बने आपके आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। फिर आई के गुजराल के बाद फिर वापस कौन आ जाएंगे? फिर अटल जी आ जाएंगे। फिर आगे बात करूं, फिर मनमोहन सिंह ये 2 बार बने, ये भी 2 बार बने कार्यकाल। और वर्तमान में है वो 2 बार हैं नरेंद्र मोदी, जो आप सब जानते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी हैं जो दूसरी बार पीएम बने हुए हैं। तो इसका मतलब है ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनका समय है, जो क्रम है, कार्यकाल है, वो भी ध्यान रखना है। मोरारजी देसाई है वो 1977 से 89 तक बने। और चरण सिंह 1989 से लेकर 80 तक। इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 84 तक रही। राजीव गांधी फिर 1984 से लेकर 89 तक रहे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव 1989 से 90 तक रहे। और बाद में चंद्रशेखर 1990 से लेके 91 तक रहे। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेके 96 तक रहे। अटल जी 1996 में मात्र 13 दिन की सरकार बना पाए, केवल 13 दिन की सरकार बना पाए। और है एचडी देवगौड़ा, ये 1996 में रहे। और बाद में वापस आए के गुजराल आ गए। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेके 2002 तक रहे, 4 तक रहे। मनमोहन सिंह 2004 से लेके 2014 तक। और नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 से लेके वर्तमान समय तक हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल और व्यक्तित्व था वो आपके सामने स्पष्ट किया गया है। आपको ज़्यादा ध्यान, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री महिला तो इंदिरा गांधी, और वर्तमान समय पूछे तो नरेंद्र मोदी है, ये ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों की अपन ने चर्चा की। महान्यायवादी जो पॉइंट था मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आप एक अपना समय का सदुपयोग एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे। कल से अपन व्यवस्थापिका टॉपिक लेंगे जिसमें संसद की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।